उनके लिए, सबके लिए इजी हो सकता है, लेकिन न्यू कमर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि इसको नहीं किया जा सके। ये सर का व्यू है, सर बता रहे हैं इसके बारे में। डॉक्टर एम एल सहगल सर, जो कि फाउंडर हैं सिस्टम के, इन्वेंटर हैं इस सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट आई एम ऑलरेडी अंडर great pressure from my students to start a regular institute to propagate and spread। मतलब जैसे एक होता है कि अब इस सिस्टम को करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूट ही हो जाए जहाँ पर यही पढ़ाई हो, इस तरीके से जो न्यू स्टार्ट करना चाहें। सर के पास फॉरेन से भी आते थे, यूएस वगैरह से भी आते थे स्टूडेंट्स, आए हैं, बुक्स में है, लेक्चर में। तो कई बार ये बहुत इजी नहीं हो पाता है, मतलब इसको स्प्रेड करना जितना हम सोचते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना किया गया। दिस न्यू अप्रोच, इस न्यू अप्रोच को बाय इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल ट्रेनिंग टू द रियली झील्स एंड इंटरेस्टेड फिजिशियंस, दिस आई फील आई शैल बी कंपेल्ड टू कंप्लाई विद वेरी सून। तो जिसके लिए, जिसको पाने की चाह है, जो चाहता है, जो जानना चाहता है, उसके लिए जितना हो सका उतना सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। इसलिए स्कूल SSRH भी ओपन किया गया और प्लेटफॉर्म सारे हैं, तो जो भी चाहे तो सबका स्वागत है और सबके लिए, मतलब बट उसके अंदर एक उत्साह होना चाहिए उसको भी इस चीज के लिए कि हाँ हमें जो इंटरेस्ट बन होना चाहिए कि इसको हमें पाना है, इसको सीखना है, जानना है, तभी पॉसिबल है। तो सर देखिए कितना इनकरेज कर रहे हैं कि इस अप्रोच को सीखने के लिए। बहुत मुश्किल नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई करना चाहे डेफिनेटली से कर सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। सो आगे देखते हैं लेक्चर नंबर 5 पेज नंबर 96, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑन दिस मेथड। कि मतलब इस मेथड के इसकी फीचर्स हैं, वो कैसे डिफ्रेंशिएट हैं, इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं बाकी से, इसके बारे में और है। कितने पेज है? 99 पे फिनिश। चलिए, मुझे लग रहा है 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। Until now, we have been learning to prescribe or select a similar by learning or grasping drug pictures through various materia medica। अब तक हमने जाना है बहुत सारे तरीके से, जो अलग अलग ड्रग पिक्चर्स हैं, मेटेरिया मेडिका, इन सबके थ्रू जो भी तरीके जैसे भी हैं सब करते रहे, जाने हैं। वी हैव बीन ट्राई टू टेक नोट ऑफ द रेयर एंड पेक्यूलियर आर द गाइडिंग सिम्टम ऑफ द ड्रग्स। गाइडिंग सिम्टम ऑफ द ड्रग्स, ये भी हम बुक्स हैं, पढ़ते हैं, देखते, जानते हैं। रेयर एंड पेक्यूलियर सिम्टम्स को लेकर के हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दिस लेड अस टू personify the drugs as if they were entities in themselves, having souls। Furthermore, we have learned that every drug has symptom in grades। अभी जिससे पहले कि हम जानते हैं हमारे रूब्रिक्स में भी जो मेडिसिन हैं उनमें कई बार ग्रेडिंग देखिए, येलो है, मोटे लेटर में है, हैवी लेटर में है, फिर ग्रीन है, इस तरीके से हैं। तो पहले उस तरीके से उनको वैल्यू दी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन अभी हम इसमें देखिए कि जो सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है, जो टोटल उसको लेते हैं, ना कि ग्रेडिंग के बेस पे। तो माइंड में ग्रेडिंग का नहीं, केवल हमें टोटलिटी में देखना है कौन मैच कर रही है, एक कॉमन सिम्टम्स रूब्रिक में मेडिसिन आ रही है। इन ग्रेड्स सर्टेन सिम्टम्स इन पर्टिकुलर ड्रग्स आर फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ प्रूवर्स। ऐसा प्रूवर्स ने पाया और ऐसा उन्होंने लिखा, एंड उस अकॉर्डिंग फिर मेटेरिया मेडिका में उन ड्रग्स को प्लेस मिला है, एंड अदर इन लेस प्रूवर्स एंड दे and the yet others in still fewer provers। That is why the symptoms found in the majority of provers were to be placed in the first grade, likewise the second ones in the second grade and third ones in the third grade। तो इस तरीके से ग्रेडिंग हुई है। हम रूब्रिक में देखते हैं कि किसी मेडिसिन के बारे में, जैसे भी देखिए यहाँ पर वैल्यू है, ब्लैक में है, ब्लू में है, ग्रीन में है, और कहीं कहीं किसी किसी में देखिए भी यहाँ सल्फर सिंगल इसमें रेड में है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें वो ना लेकर के जो सिम्टम मैच कर रहे हैं उनको हमें लेना है। लाइक symptoms of drug which are called characteristics। By these characteristics it is meant only the first grade of sometimes and the second grade are the rare and peculiar symptom of the drug। Naturally the symptoms of calling the patients by the name of drugs came up, for example brainia patient, arsenic patient, nux vomica patient, etc। हम लोग भी कहते हैं ना, it's a platina।
ये पल्स है, ये हायोस है, ये ओपीएम है, ये नक्स है, ये स्ट्रैम है। तो इस तरीके से एक ग्रेडिंग एक हम भी दे देते हैं कि तो हमें माइंड की बेस तो इस तरीके की होती है, बाकी फिजिकल में कि जैसे किसी को दिखाई माइजरनेस इसके अंदर दिख रहा है तो ये ब्राइनिया है, काम काम काम, तो ब्राइनिया हो गया। मिस्टर परफेक्शनिस्ट नक्स भूमिका है, ये आर्सेनिक है, इसको चैन ही नहीं है, तो इस मोस्ट इनसिक्योर पर्सन। तो इस तरीके से फिर हम जानते हैं ड्रग्स को, मतलब उस तरीके का नाम देते हैं। तो एक एग्जांपल है, एक्चुअली एट no time, temporarily or permanently, can one find in a patient rare and peculiar upper grade and characteristics are thus guiding symptoms of a single drug. An individual patient is always an embodiment of many drugs at a time, and that is why one finds in him characteristics of more than one drug. तो ऐसा होता है भी, जैसे हमें बोला कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अभी जैसे नक्स भूमिका को लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है। नक्स भूमिका के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जब हमें वो मल्टीपल विंडोज हमें पता होंगी तो हम जानेंगे कि हाँ नहीं नहीं, ये तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये नहीं तो नेटम्यूर होता है, ये तो होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे देखेंगे कि ये फिर इसमें नहीं, इसमें है। तो अब जो मेजरली अभी जैसे चिकन पॉक्स के लिए मेडिसिन यूज बेरियोलिना मोस्टली यूज की जाती है, तो आप एक रूब्रिक देखिएगा तो फिर आप चिकन पॉक्स करके मेट्रिया मेडिका में माइंड सेक्शन में रूब्रिक पड़ा हुआ है जिसमें सिंगल बेरियोलिनम है। तो आई थिंक हमें लगता है कि बेरियोलिनम को उसी माइंड की एक रूब्रिक को लेकर के और फेमस कर दी गई कि इट्स मेडिसिन फॉर द दिस मेडिसिन फॉर द चिकन पॉक्स। तो इस तरीके से हुआ है। जैसे अभी यूपटोरियम पर्फ को मानते हैं कि बोन्स ब्रेक हो रही है, तो उस तरीके के लिए वो फेमस है कि फिर वो वर्क करती है। तो इस तरीके से एक टैग, एक ग्रेड दे दिया गया है, सबका एक नेम दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि वो उसी में वर्क करे, मल्टीपल प्लेस पे आपको अगर आना चाहिए यूज करने का तरीका, तो फिर कई जगह वर्क कर सकती है इसलिए। Yet apparently all those characteristic symptoms belonging to a variety of drugs may not be essentially becomes of the basis of the remedy indicated now. So the first distinguishing feature of this new approach will be that you are very clear in your mind about what you have to precisely observe in your patient to prescribe on at a given moment. तो बाकियों से डिफरेंट ये है कि हमें पेशेंट में जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, ये एक न्यू अप्रोच में हमें उसी को लेना है, और जो हमने ऑब्जर्व किया है प्रिसाइसली पेशेंट में जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्राइब करना है माइंड पे, ना कि किसी ग्रेड बेस पे। द प्रेजेंट सिस्टम of selecting similars are taught by the existing materia medicas is defective, misleading and unscientific. अब देखिए बात सर कह रहे हैं कितना कॉन्फिडेंटली, मतलब कितना जिसे कहते हैं कि कमांडिंग वे में, कि डंके की चोट पे, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग सिमिलर्स एज टॉट बाय द एग्जिस्टिंग मेटेरिया मेडिकास। हमें जो बताया गया अभी जो मेटेरिया मेडिका है उन सब में, तो वो डिफेक्टिव सही तरीके से नहीं है, मिसलीड किया गया है, अनसाइंटिफिक तरीके से हमें पढ़ाया बताया गया है, और आज भी वही चल रहा है। बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट द वन रिक्वायर्स टू सर्च फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ड्रग इन ए particular patient, but the present predominating first grade and characteristic symptom of patient which are scattered over the whole of the drugs colony. तो जो सिम्टम्स हैं बल्कि उनको इकट्ठा करके उनको देख के जानने के बाद में ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि मतलब किस तरीके से क्या सेट हो रहा है, ना कि अब ग्रेडिंग ये फर्स्ट ग्रेड हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये है पेशेंट का इस तरीके से। बट फिलहाल जो जैसे चल रहा है आजकल, तो फॉर दिस the repertory seems to be the best index for the locating. What is the issue? First, repertory seems to the best index for the locating them and repertorization for sorting them at any given time. A symptoms may be third grade, which word machine इसमें लग रहा है, maybe third grade a drug but it is exhibits itself as first grade in a patient. तभी ये ग्रेडिंग, अब ग्रेडिंग बेस पे तो हम चलते नहीं हैं, लेकिन अब ये है कि एक एग्जाम जैसे डिस्टिंग्विश किया जा रहा है
क्योंकि ग्रेडिंग के बेस पे, लेकिन हम देखते हैं वी शुड नॉट हेजिटेट टू प्रिस्क्राइब फॉर द रीजन एलोन। मतलब हमें ग्रेडिंग बेस पे ना जा करके कि इस बॉक्स में, इस इंडेक्स में ये पड़ा हुआ है, ये इसकी ग्रेडिंग का सिम्टम ये है, ये ना लेकर के हमें अगर एक सिंगल रूब्रिक अगर प्रिस्क्राइब एक सिंगल रीजन भी मिलता है अकेला कोई, तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए। व्हाट इज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड इज दैट वी हैव टू प्रिस्क्राइब अ ड्रग फॉर ए पेशेंट एंड नॉट ए ड्रग टू बी फाउंड इन द पेशेंट। मतलब हमें एक ड्रग को पेशेंट के अंदर फाउंड नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक पेशेंट के अंदर देखना चाहिए कि जो है कौन सी मेडिसिन आ रही है, कौन सी ड्रग आ रही है, इसके ऊपर सूट कर रही है, किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए, ना कि ड्रग पिक्चर के अकॉर्डिंग ये तो ये है, ये तो ये। जैसे कि ड्रग फॉर ए पेशेंट नॉट ए ड्रग फॉर द टू बी फाउंड इन ए पेशेंट। मतलब एक ड्रग है, एक मेडिसिन है पेशेंट के लिए, ना कि ड्रग है जो पेशेंट है जो उस ड्रग का माना जा रहा है कि मतलब उसके लिए ये बनी है तो हमें दिया जाए। तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएट हमें करना है। when we are compelled to conclude that there can be no individual patient as the arsenic। अब जैसे कि यही है कि अब आर्सेनिक कोई इंडिविजुअल, अब जैसे कोविड में जिसको देखो आर्सेनिक, हर कोई ये हुआ कि टी सेल्स बढ़ाएगा तो आर्सेनिक आर्सेनिक दो, तो इस तरीके से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे तो जरूरी नहीं कि सब ठीक हुई है। अब किसी को हो गया काम, अगर हो गया, लेकिन फेमस तो आर्सेनिक हुई पूरे उसमें, लेकिन कितनों को ठीक की कितनों को नहीं। अब ये तो खैर बात यह है कि जिसका जैसा फेथ रहा है, जिसको जैसे आया है वो भी हो सकता था, बाकी ऐसा नहीं है, ये इम्प्रॉपर वे है। आर द नक्स भूमिका या इस तरीके से जो भी है कि नेक्स्ट पेशेंट है आर्सेनिक पेशेंट है इस तरीके से, तो ऐसा एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग थिंग। सो दिस इज द सेकंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस मेथड ऑफ पुटिंग थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रॉपर मैनर। तो मतलब ये डायरेक्टली सर का कहना है, इस ये प्रूविंग है, साइंटिफिक वे में है, प्रॉपर है। अब इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल सिम्टम्स के साथ में वो मेडिसिन कई चीज़ों की हो सकती है, कई सारे उसके अंदर विंडोज मिलेंगे, सिम्टम्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सब कहना गलत है कि ये मिस्टर ये आर्सेनिक है या नक्स भूमिका है इस तरीके से। अब डिपेंड करता है कि कौन, वो हमेशा तो उस पेशेंट का बंदा नहीं रहेगा कि वो एक तो नक्स भूमिका आपने दे दिया तो अब लाइफ टाइम नक्स भूमिका ही चलेगी। वो तो स्टेट चेंज होगी, मेडिसिन चेंज हो जाएगी, सिम्टम बदलेंगे, मेडिसिन बदलेगी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, फिजिशियन नीड्स टू नो द प्रेजेंट परसिस्टिंग एंड प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट के बारे में प्रेजेंट परसिस्टिंग एंड प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स को जानना होगा। They are to be discovered in the patient's feeling and thoughts, in his anxieties, his fears, his delusions, in his restlessness, etc. मतलब ये सारी चीजें पेशेंट के इन सारे सिम्टम्स से हमें डिस्कवर करना होगा, उनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में, एंग्जाइटीज, उसके फियर्स में, उसके डिलीजन्स में, उसके रेस्टलेसनेस में, इन सारी चीजों से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड शुड डायरेक्टली रिलेट टू हिज प्रेजेंट एलिमेंट, और जो उसके प्रेजेंट में बीमारी है उससे हम उसको रिलेट करेंगे, मतलब हमें करना चाहिए रिलेट। ए फिजिशियन ऑट टू नो व्हाट आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज प्रेजेंट एलिमेंट ऑन द सेंटर। मतलब जो प्रेजेंट स्टेट जो एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्शन क्या पड़ रहा है माइंड पे, यही हमें जानना होता है। सेंट्रल कंट्रोल रूम, सीसीआर, मतलब जो माइंड है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम, जहाँ सब कुछ कंट्रोलिंग इज प्रेजेंटिंग इन ए नट सेल ए कंप्लीट एंड क्लियर कट प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द पेशेंट विच कैन बी परसीव्ड और रीड इन नो टाइम्स। मतलब जो कि हमें विद इन सेकेंड रीड कर लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, नट सेल में हमें ये जानना जरूरी है। सो दिस अप्रोच इंट्रोड्यूसेस इनटू आवर सिस्टम ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग एन एलिमेंट ऑफ प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड स्पीड and effectiveness, saving a lot of the time which is hitherto required of a homeopathic physician। ये इस सिस्टम में डेफिनेटली होता है, हमें ये जानना चाहिए, सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ लोग तो कहते हैं आधे घंटे पूछेंगे, वो बहुत दिमाग पहले ये इतने क्वेश्चन करेंगे, वो ये हमारी एक्चुअली कम नॉलेज की वजह से होता है। लेकिन अगर कई बार ये भी होता है बिना पूछे ऑब्जर्वेशन मेडिसिन दे दें तो भी अगला सोचता है पता नहीं किस बात की दवाई दे दी, तो पागल ही समझ लेगा, ऐसा भी होता है कई बार। तो मजबूरी भी पूछना होता है, लेकिन हमें इतनी शार्पनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, जस्ट देखा और जान गया पेशेंट को रीड करके। तो ये इस सिस्टम में डेफिनेटली ये हो सकता है, ये पॉसिबल है और होता भी है। बट हमारे अंदर वो एफिकेसी होनी चाहिए, उस तरीके से हमें बनना चाहिए। इट ऑल्सो रिमूव्स द कंफ्यूजन विच मोस्टली surrounds his mind
even after having taken a decision on the selection of a remedy. This constitutes the third distinction of this approach. मतलब इसमें अब इस तरीके से जैसे ये कंफ्यूजन मोस्टली होता है कि मतलब इसे रिमूव कर देना चाहिए कि अब जैसे अभी पीछे बात हुई थी कि पता नहीं ये वाली रेमेडी इस तरीके से आ रही थी, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हमें अगर सिंगल एलोन वे में अगर आ रही है, अगर हम क्लियर वो सिम्टम में मिल रहा है, रूब्रिक में अगर वो मेडिसिन आ रही है और प्रॉपर वो सेट बन रहा है सिमिलम पे, तो हमें डेफिनेटली वो देना चाहिए, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्विक होना चाहिए फिर वहां पर रेमेडी सिलेक्शन में। Likewise, in spite of the clear-cut direction and method of this selection of this selected remedies fails, how to find the mistakes one has made? जैसे कि हम वेल सिलेक्टेड रेमेडी यदि हमारी फेल हो जाती है, if the selected remedy fails, how to find the mistake one has made, कि हमने क्या गलती की जिससे फेल हुई, and how to make the next selection success in the matter is also a peculiarity of this approach। मतलब इस सिस्टम की एक खासियत ये भी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर वेल सेलेक्टेड रेमेडी हमारी फेल हो गई है तो फिर क्यों फेल हुई है, क्या रीजन है, और फिर से कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। In the existing methods, after remedy fails, one is left in the lurch about what to do next। मतलब कि हमें उसके लिए रेडी रहना है कि हमें नेक्स्ट हम क्या करेंगे। So in this new approach, well-defined and well-directed areas for investigation are explained to find out with clarity and certainty the fault with one's own selection. This is the fourth distinction। मतलब इस तरीके से डिस्टिंक्शन है कि हम हमारी रेमेडी फेल क्यों हुई वेल सिलेक्टेड, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे रिकरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिकेस्टिक कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम, सारी चीजें ये हैं, ये हमें अभी हम पीछे जो प्रीवियस जो सेशंस गए हैं उनमें डिस्कस हुआ है कि हम फिर हमें कहाँ से देखना होगा, कैसे क्या करना है, कैसे हमें करेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें ये है, दिस इज द फोर्थ डिस्ट्रिक्शन, ये चौथा इसका जो है डिस्टिंग्विश कर रही है इसको अब बाकी अदर मेथड से, सिस्टम से। इट इज नॉट द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी ओनली बट इट इज फॉलो। अभी आप लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, ओनली 18 रह गए हैं। मतलब इतनी रात में बहुत सारे लोग, किसका मतलब स्टडी करना, ठंडी भी है। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे लगता है बस अब सर 11 बज गया, पोस्ट किया जाए। नहीं, बस इसको आज फिनिश कर देंगे सेशन, ये आज बुक नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है मुझे सर। लगता है बस 10 मिनट। जी सर, जी सर। बिकॉज ठीक है, इट इज नॉट द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी ओनली बट इट्स फॉलो अप at every preceding stage which is well remarked and clearly understood by the physician। ये भी बात हो गई है पीछे, which is well at no stage he is under any confusion and embarrassment for a want of grasp of the situation because he is well versed in the art of deciphering the signals of the central control room। अब ये आप लोगों को याद रखना होगा, CCR मतलब कि है सेंट्रल कंट्रोल रूम, जहां सब कुछ कंट्रोल्ड है, दैट इज द वो क्या है, माइंड है, which works as a dial to indicate। मतलब उसका वर्क यही है कि वो एक जैसे इंडिकेशंस होता है, मतलब जैसे मान के लिए वहां सब कुछ हम पता कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं विद एवरी मूवमेंट थ्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स हाउ द पेशेंट इज डूइंग। तो पेशेंट की जो फीलिंग है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, जो उसका मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ जान सकते हैं। हमें वो कंट्रोल, वो पता होना चाहिए, वो जानना चाहिए, इसीलिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो माइंड को समझने के लिए ये सारी चीजें हमें, और प्रीवियसली सारा डिस्कस भी किया गया है, वेदर इज इम्प्रूविंग, stagnating or deteriorating, whether the remedy has had an expressive or suppressive effect, whether the remedy has started giving a full or partial effect. The physician also knows how to undo the wrongs, how to recognize whether the aggravations being experienced by the patient are homeopathic, necessary and beneficial to him। ये पीछे डिस्कस किया गया है कि हमें कब गलत है, कब सही है, पार्शियल इफेक्ट हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फिजिकल एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन हो रहा है, या फिर डिजीज का एग्रावेशन हो रहा है। ये सारी चीजें ये हमें जानना बहुत जरूरी है, और इससे वेल
वे में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिफाइन किया गया है और इसको हम समझ भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पीछे डिस्कस हुई हैं, तो ये हमें सब जानना बहुत ही जरूरी है। Experience of the patient are homeopathic necessary and beneficial to him. His mind is also trained to judge reasonably and scientifically how long they should last and why. What is a clear indication that the remedy already working is still in command of the situation, or whether it has totally finished its own part of the job, handing over the remaining symptoms to the next indicated remedy. जैसा कि इसमें हम जान जाते हैं हमारी रेमेडी रॉन्ग चल रही है, राइट चल रही है, ये हम बेल इंडिकेशन हमें मिलता है, हम जान भी जाते हैं। पहले इस पर भी डिस्कशन हुआ है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, फिजिकल देखना है कि मेंटल देखना है, कैसे हम जा सकते हैं कि मेडिसिन जो हमने दिया है सिमिलर प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कैसे हम उसको फिर हमें चेंज करना है, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस पहले हो चुकी हैं। जस्ट यहाँ रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये डिस्टिंक्शन फेज है इसीलिए। So this knowledge, whereas it is essential for the physician for the proper management of the case, it is also very necessary to curtail unnecessary torture, agony, and suffering of the patient while undergoing homeopathic aggravation. Herein lies its fifth distinction. ये कि फिफ्थ डिस्टिंक्शन में ये पढ़ाया भी गया है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जैसे unnecessary torture, agony, and suffering of the patient while undergoing homeopathic aggravation. तो ये सारे सिम्टम जो हैं ये हमें ये सब जानना जरूरी है, वही होम्योपैथिक एग्रावेशन है या फिर पेशेंट की अपनी डिजीज का सप्रेशन है, ऐसा कुछ है, तो वो सब चीजें ये इस इंडिकेशन इस डिस्टिंक्शन में है फिफ्थ में। द टोटलिटी इज वाइल्डरनेस, ए कंप्लीट होल इज लाइक jungle, but the center is a particular point and a place of target specifically known to the hunter, the physician. अब जंगल में शिकार कैसे करना है, क्या करना है, ये तो किसको पता है? शिकारी को पता है। शिकारी मीन्स क्या है? फिजिशियन मीन्स कि पेशेंट को कहाँ क्या है, क्या चीज है, तो जो चीजें सब जंगली हैं, जो चीज बिखरी पड़ी हैं, तो उसको शिकारी के तौर पे वो कौन है? फिजिशियन है, उसको वो फाइंड आउट करना है। देयर फोर ही नोज विथ सर्टेनिटी वेयर टू हिट, ये जानना है कि कहाँ हिट करना है हमें। जैसे शिकारी को तीर कहाँ चलाना है, गोली कहाँ चलानी है, तो उसको पता है, ऐसे ही फिजिशियन को ये है कि हमें कहाँ हिट करना है, ये जानना जरूरी है। सो दिस इज अनदर एंड द सिक्स्थ एज ऑफ दिस अप्रोच ओवर द एग्जिस्टिंग वन व्हिच टीचेस अस टू ट्रीट एंड ऑन टोटलिटी। तो ये हमें सब जानना जरूरी है टोटलिटी में कि कहाँ हमें टारगेट हमारा क्या है, हिट द राइट टारगेट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजें, ये नॉलेज होनी चाहिए। होम्योपैथी लिव्स इन सिम्टोमेटोलॉजी इन इट्स प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर्स, सबको पता है ये। therefore is its survival is safe and dependent in the hands of a person who knows the art of coming to an exact similar when selecting the remedy for a patient. The more he masters the art of selecting the right similar, the more he attains the right to be designated as a perfect and true homeopath in the same way as a person who chooses त्रिदोषा थियरी। ये भी अभी पीछे पढ़ाया गया है। त्रिदोषा थियरी एज ए मोड ऑफ हीलिंग एंड मास्टर्स इट बाय द एड ऑफ नाड़ी ज्ञान नब्ज, जिसे कहते हैं बात दोष कफ दोष पित्र बात पित्त कफ। अगर तीनों थियरी पे जिनकी बैलेंसिंग करना, जिनको इस मोड पे प्रैक्टिस करना आ गया, वो सब कवर कर सकते हैं, कोई डिजीज बचती नहीं उनसे। तो लाइक वाइज एंड मास्टर्स बाय द एड ऑफ नाड़ी ज्ञान नब्ज, जैसे कि वैद्य लोग हैं, नब्ज पकड़ के सब बता सकते हैं, सब जान सकते हैं। रिदम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय द हेल्प ऑफ पल्स के नब्ज के थ्रू सब जान जाते हैं। Acquires the right to be called a true Vaid or Hakim and a person who chooses diagnosis and laboratory methods as a way of healing and masters himself in this art to be a true allopath. तो जिसको लेबोरेटरी के बारे में जितनी जो बेस्ट वे में उसके बारे में समझ होगी, वो अच्छे से डायग्नोसिस करके फिर वो हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, वो एक ट्रू एलोपैथ है। जैसे कि एक नाड़ी ज्ञान से हकीम या वैद्य जो है वो कर सकते हैं, फिर दोस्त थियरी से, वैसे ही हमारे यहाँ होम्योपैथिक में है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें होंगी, हम परफेक्ट होंगे, बट ओनली विद इन सर्टेन वेल डिफाइंड एंड वेल ऑफ बॉर्डर लाइन्स। तो जो बॉर्डर लाइन दी गई है, जो हमारे लिए डिसिप्लिन वे दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो ही ये सक्सेस होगा, तभी हम चीजें कर सकते हैं, पा सकते हैं।
So by adapting this method, homeopathy, which is just lingering its breath and is under constant danger of extinction by suffocation. अब अगर इसको पहले ही वही है कि कोई चीज सफोकेशन वे में रहेगी, सफोकेट गला ही दबा दिया जाए किसी चीज का तो वैसे ही फिनिश हो जाएगी, तो होम्योपैथी इसी मोड पे है। ये उस टाइम की बात है, लिखी गई है खास करके इस माइंड मेथड को। will not only start breathing freely but will further nurture itself to required extent to become a fully responsible art of feeling। मतलब इस सिस्टम को नर्चर करने के साथ साथ तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए और इसको समझाना, बताना, जानना, इसको महसूस करना और अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होकर के इस तरीके की जो आर्ट ऑफ फीलिंग है उसको अपनाना, ये सारे तरीके हैं। अगर ये सब करते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। और वंस अगेन अब इसके लिए आप लोगों को कि आपने बहुत पेशेंटली 99 पेज में ये फर्स्ट बुक सीरीज 1 फिनिश हुई है और अब इसको यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद सीरीज 2 स्टार्ट होगी, अब उसके बारे में देखते हैं क्या कैसे करना है। बट आज सीरीज 1 फिनिश हो गई है, तो आप लोगों को जो भी नए लोग ज्वाइन किए हैं उनको अगर इसको छूटा है पीछे का तो अच्छे से अगर सेशन को देखेंगे तो ही आगे की चीजें समझ में आएंगी, और नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीछे क्लास की चीजें हैं ये सब पहले डिस्कस हो चुकी हैं डीप वे में। और अगर वो प्रिंसिपल समझ में आता है तो ही एक चीजें समझ में आएगी, नहीं तो ये कहानी बन के रह जाएगी फिर। और इसके बाद तो फिर नंबर फिर आगे ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो रूब्रिक्स को समझने का जो जो एक तरीके से ग्रेस हमारे अंदर एक आनी चाहिए वो फिर नहीं हो पाएगी। हम बहुत उस चीजों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे, और अगर वो समझ गए और प्रिंसिपल से नहीं आया तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेल बैलेंस्ड वे में सब चीजें हमें करनी है और जानना है। इसके बाद एक हम अभी देखिए यहाँ वैद्य की बात की, ये सब की बात की, नब्ज पकड़ के जान लेना जैसे हमें बनना चाहिए। पेशेंट बताए उसके बारे में हम तुरंत जान जाए, ठीक है, फिल्टर करें, मेडिसिन दे दें, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बनना है। तो आई थिंक 11:11 बज गया, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है कि सेशन ये सीरीज 1 फिनिश हो गई। सीरीज 1 फिनिश हो गई है और काफी टाइम इसने लिया। अब आगे के बारे में कैसे क्या है तो कब कैसा सेशन है तो राणा दा इसके बारे में बताएंगे, अगर वो यहाँ पे हैं। वो आज जो फोन नहीं किए होते तो मुझे तो सेशन ही नहीं याद था आज तो मैं उनको बोलूंगा रणदा कि याद दिला दिया करें मुझे भी। संडे तो मैं भी छुट्टी पूरा मना लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है सबसे बिजी शेड्यूल संडे होता है। तो हमें लगता है वो यहाँ सबको ज्वाइन करा के और अपना सो गए हैं लगता है। वहाँ तो खैर ठंडी नहीं होगी, ठंडी तो यहाँ है। वहाँ तो खैर ठंडा नहीं, यहाँ तो खैर ठंडी है अच्छी खासी, ठीक ठाक। तो ठीक है सर, यहाँ भी अब पड़ रहा है, लेकिन वहां से यहाँ टेम्परेचर में जीएमसी डिफरेंस ग्रुप तो के। रहता ही जी सर, वो तो रहता ही है सर, वहाँ तो कुछ ज्यादा ही ठंडा होगा। है जी। तो अभी तक जीएमसी जितने भी सदस्य हैं, वो लोग जितने गैर पूर्वक अभी तक क्लास को कर रहे थे, उनको मैं इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात के अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं सर को कि वो मैंने एनी पेशेंस रख करके जो है, सॉरी, मैंने पेशेंस से जो क्लास इतने रात तक ले रहे हैं उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं सर को मैं बोलूंगा क्लास को मॉनिटर करें और सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, पेशेंटली सुनने के लिए, समझने के लिए, समय देने के लिए। और मेरी शुभेच्छा है कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से अप्रोच को इसको अपनाएं और डेफिनेटली बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली पैसा तो मिलता ही है, नेम फेम सब कुछ मिलता है, लेकिन मेहनत करेंगे डेफिनेटली तो इससे अच्छा मतलब मुझे नहीं लगता है कि और कोई सिस्टम है। मतलब हालांकि सबके अपने अपने तरीके हैं, बट फिलहाल बहुत मुश्किल है। जिनसे का सर माइंड से आपने सर
कोई पेशेंट को देखा है जैसे जी। जिनसेंग जिनसेंग जो ज़्यादातर हम लोग मदर टीचर यूज़ करते हैं, वो तो उसका माइंड से सर आपने कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ देखा है क्या सर? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जैसा कि देखिए, डायनेमिक जो पोटेंसी है, जो पावर्स हैं, वेल सेलेक्टेड रेमेडी है, अगर वो हाँ, प्रॉपरली हिट हुई है तो उसको दूसरी कोई कट नहीं कर पाती है। तो मदर टिंचर आप दे सकते हैं, देते हैं तो उसमें कोई उससे उस पर कोई इम्पैक्ट ऐसे नहीं होता है। हाँ, वो तब पड़ेगा, हो सकता है कि जैसे मान के चलिए आपने बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर आप दे रहे हैं और बर्बेरिस वल्गैरिस ही आपको 30 पोटेंसी में दे रहे हैं, तो डिसरप्शन वहाँ मतलब कि डिस्टर्बेंस होगा। अदरवाइज बाकी ऐसा कुछ बहुत मेजरली इफेक्ट नहीं होता है। वेल सिलेक्टेड रेमेडी हो अपना एक चलने जी की, आप सर, चाहे जैसे तो जी। जी सर, मैं पोटेंसी की बात कर रहा था सर। पोटेंसी में जैसे कुछ यूज किए कि नहीं, क्योंकि मैं एक वो सेमिनार में गया था, तो जिनसिंग पे वो लोग एलोपैथिक वाले लोग भी जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और उस पे भी काफी उन लोग वो, मैं एक सेमिनार में गया था तो वो लोग एलोपैथिक वाले लोग भी काफी जो है नर्व सिस्टम पे काफी अच्छा उसका रिजल्ट है। तो इसलिए मैं सर, मेरी इच्छा जानने की हुई कि आप अगर यूज किए होंगे किसी मरीज पे तो उसका कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा कुछ है तो इसलिए। जिनसेंग को जी सर, जी सर, मैं पोटेंसी में। एक्चुअली जिनसेंग अभी पोटेंसी मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा था, क्योंकि फिर बात वही हो जाती है कि एक्चुअली उस तरीके से पेशेंट जब, अब ये तो कहीं कभी कोई पेशेंट मिल सकता है, क्योंकि ये सब बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, तो ऐसे सिम्टम और ये सब पेशेंट के जो सिम्टम होंगे ना, ये पेशेंट भी बहुत डिफरेंट आपको मिलेंगे, बहुत अलग होंगे उनका नेचर, उनके मतलब कहीं न कहीं वो सब ऐसे जो दवाइयाँ आ रही हैं इन सब जिनसिंग वगैरह की, वो बहुत डिफरेंट पेशेंट होंगे, आपको कॉमन पेशेंट वो नहीं मिलेंगे। आप उनकी हिस्ट्री उनके बारे में पूरा देखिए। ऐसा केस हमारे एक फ्रेंड हैं, वो इस पे किए हैं, जिनसिंग को प्रेजेंट किए हैं, तो अ, मैं ऐसे ही देख रहा था, तो वो मतलब सब मिलाकर के बहुत समझना पड़ता है उन केसेस को। हालांकि अब तो समझने के लिए तो कोई दवाई अपनी दिया, वर्क की, उसके बाद स्टडी करके वो उस चीज को पढ़ाता है, लेकिन कहने का मतलब वो नॉर्मल नहीं होंगे। जैसे जितनी भी रेमेडी, अभी बीफो का पेशेंट आप बीफोर आना किसी को देंगे, तो वो पेशेंट आप देखिए तो नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर उसके सिम्टम थोड़े अलग होंगे। हालांकि ये तो कॉमन है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अभी जैसे आप पहले हम एसिड फास्ट को मदर टिंचर ही यूज करते थे, अभी माइंड पे धीरे धीरे एसिड फास्ट तो कितना बढ़िया से हमें मेंटल पे यूज करते हैं कि ब्रूड करता है। तो अगर आप सोचें देखिए तो एसिड फास्ट के सिम्टम अब जब मेंटल हमें पता लग जाता है, जैसे आज का एग्जांपल है एग्नस कास्ट का, हम मदर टिंचर के अलावा इसको डाइल्यूशन मेथड पे कहाँ यूज कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जानेंगे, तो इसलिए जो ये रूब्रिक्स जो मेडिसिन हैं, इनके हम अगर माइंड को पढ़ेंगे, जैसे अभी ये फिजिकल पे जितने लोग करते हैं, मैं बहुत पहले फिजिकल करता था, तो हमारे पास आज भी सीएम पड़ी हुई है, ट्यूबरकुलोसिस कोच, फिजिकल वाले कोच को यूज करते हैं, और जो माइंड वाले हैं तो हम उसको ट्यूबरक्यूलिनम बोविनम यूज करते हैं। आप जाइए सर्च कीजिए मेट्रिया मेडिका में कहीं भी, बोविनम पे, कोच पे तो एक भी माइंड सिम्टम्स एक भी नहीं है, सिंगल नहीं, और बोविनम पे पड़ा हुआ है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे टेरेंटुला क्यूबेंसिस, टेरेंटुला हिस्पैनिया, दो अलग अलग हैं। तो ऐसे से कभी कभी रूब्रिक मेडिसिन मंगाइए तो उसमें ये बता होता है, पूछता है फार्मेसी वाला या आगे कंपनी वाले कि आपको कौन सी चाहिए। मैं मुंबई से कौन सी मेडिसिन मंगा रहा था, तो मुझसे कई सारी मेडिसिन पे कि सर ये वाली चाहिए, तो मैंने बोला नहीं, ट्यूबरक्यूलिनम मुझे, बोविनम चाहिए, कोच नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि आदमी पता लगा ट्यूबरक्यूलिनम नाम पे कोच यूज कर रहा है, फिजिकल वाले जितने हैं सब देखिए उनके पास कोच मिलेगी, वो बोविनम जानते ही नहीं, बोविनम यूज ही नहीं करते हैं। तो अब सीधी सी बात है, हमारे पास रिपर्टरी है, मेट्रिया मेडिका है, रिपर्टरी में देखें जिसके माइंड रूब्रिक अगर हैं तो उनको पढ़ेंगे, तो उस तरीके से हमें पता लगेगा, तो यूज करेंगे, तो फिर मेडिसिन एक्सप्लोर होंगी, फिर आएंगी। अभी थोड़ा सा इस पे वर्क करने के लिए एक्चुअली क्या है, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होने चाहिए, फिर उसको फ्री वे में, अगर जैसे चैरिटेबल टाइप में या कहीं बहुत मिनिमल उस पे रहता है, तो वहाँ पर तो चांसेस अच्छे होते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे पेशेंट्स थोड़े कम रहते हैं, वहाँ इस तरीके के उनमें मिल ही नहीं पाते हैं फिर पेशेंट, या बहुत रेयर मिलते हैं। अभी कुछ हमारे पास भी नई नई दवाइयों के कुछ हैं ऐसे, अभी उनको मैं एक बना रहा हूँ, बस थोड़ा ये है कि भूल जाता हूँ लिखने को, रिकॉर्डिंग कुछ का किया कुछ का नहीं किया ऑडियो तो, लेकिन ग्रेजुअली ये सब चीज़ें डेटा बन रही हैं, आगे ये सब प्रेजेंट
किए जाएंगे तो उसमें कई कई चीजें नहीं, लेकिन हमें जरूरत है जो पॉलीक्रिस्ट हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बहुत कवर करती हैं पेशेंट को। ये सब तो बहुत रेयरेस्ट है, कहीं कोई इक्का दुक्का आपको मिलेगा। अब खैर समय मिले तो उसको भी एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, जैसे जैसे अगर मिले तो उसको भी शामिल करते रहेंगे अपने उसमें। और ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। हाँ सर, मेरा वो अगर थोड़ा नेटवर्क का इशू था, वो कट गया था सर। बोला था सर जी कि मैं एक सेमिनार में गया था तो वो लोग जिनसिंग पे बता रहे थे कि न्यूरो वाले लोग जो हैं वो जिनसिंग पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, मतलब नर्व के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है नर्व के लिए। किसके लिए? नर्व का ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह जो डिजीज होती है जो ये सर। देखिए, वो एलोपैथी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, वो लोग तो एक्सट्रैक्ट यूज करके उसके बाद उनका फॉर्म, उनका तरीका अलग होता है, और जो हम हाँ लोगों वो का तो होता तरीका है अलग है, इसलिए मैं वही पूछा था कि सर उसका माइंड का तो अच्छा, उस ऐसे तो तरीके से सर माइंड पे उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या नर्व पे इस तरीके का कोई ऐसा रोल नहीं है। हमने फिर वही बताया ना, हमें माइंड पे जाना है ना कि फिजिकल पे जाना है, और वो लोग माइंड पे ना जाके तो प्योर फिजिकल पे जाते हैं। जी जी सर। अभी जैसे ओपीएम उनके लिए तो मार्फिया है, वो यूज करते हैं उसको ट्रैंक्विलाइज, ऐसा कि नशा वो आदमी सो जाए। लेकिन हम लोग तो यूज करते हैं वो सो नहीं जाए, वो तो कई बार अगर सोया हुआ आदमी तो उसको जगाने के लिए देते हैं। मतलब किसका किस वे में यूज माइंड पे जहां आएगा उसको वैसे ही यूज करना है। तो एलोपैथी, इवन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये सबसे डिफरेंट, सबसे अलग ये है। और यही है होम्योपैथी, यही तरीका है जो डीएनए लेवल में चेंज ले आएगी, सेल लेवल में, जहां पर ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डिजीज आती है उसको ये ब्रेक कर देती है, वर्ड ही नहीं होता है। प्योर वर्ड ओनली होम्योपैथी में यूज होता है, और वो भी इस तरीके से माइंड पे जब आप करेंगे तो, जैसे कहने का मतलब इंसान में बदलाव आ जाए, और वो बदलाव तभी आता है जो जेनेटिक्स में चेंज होगा तो, और वो इसी सिस्टम पे पॉसिबल है, माइंड पे। फिजिकल पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, चाहे वो तो सिर्फ एक किसी वे में सप्रेशन होगा। जी सर, वो तो है ही। ठीक है सर, वाइंड अप किया जाए, काफी रात हो गया, आपको लेट हो रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। आगे हाँ मिलते गुड हैं नाइट। फिर, ग्रुप में इंफॉर्मेशन आएगी कब किस टाइम पे कैसे क्या रहेगा सेशन। जी सर, जी सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।